कोरोना काल देश और खासकर राजधानी में बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अभूतपूर्व संकट राजधानी में आया। ऐसे में जनता लगातार मदद की गुहार लगा रही थी, उम्मीद कर रही थी और जो जनप्रतिनिधि थे वो सामने आकर कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक हैं प्रवेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से सांसद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभूतपूर्व संकट का सामना राजधानी ने किया, लोग परेशान थे और बहुत बुरी परिस्थितियाँ थी। कैसे आपने ये शुरुआत की जो इतने कोविड केयर सेंटर से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें लोगों तक पहुंची? मुझको याद है कि अप्रैल बीच में जब हम दिल्ली में केस बढ़ने शुरू हो गए और तब लोगों की एक ही डिमांड रहती थी कि ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और दिल्ली सरकार ने कोई इसके लिए तैयारी नहीं की थी। भारत सरकार ने उनको कहा था दिसंबर के महीने में कि आप अभी से टैंकर ख़रीद लीजिए और उनको 8 ऑक्सीजन प्लांट भी दिए थे, वो नहीं लगा पाए। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जब शॉर्टेज होने लग गई तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब उस समय मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया जो भी विदेश में रहते थे, सबको मैंने कहा कि मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए। तो मेरे को भी ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने उससे पहले कभी ऐसा यूज़ नहीं किया था, मगर वो एक ऐसी मशीन होती है जिसमें ऑक्सीजन अपने आप ही बनती रहती है। तो वो हवा लेता है और उसमें से ऑक्सीजन निकाल के दे देता है। तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, मुझे याद है 22 अप्रैल के करीब। तो 29 अप्रैल को मेरे पास में 150 मशीन आ गई। तो हमारी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान, तो मेरे पिताजी ने उसको स्थापित किया था। हमने वहाँ पे गुजरात में, उड़ीसा में, कारगिल जो हमारे मार्टियर्स थे उनके लिए काफ़ी काम किया। तब उसके अंदर में मैंने पता किया तो उसके अंदर में हमारी एक एफडी थी, उसको हमने तोड़वा दिया और हमने उसका ऑर्डर किया और हमारे पास में 29 अप्रैल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पहला लॉट आ गया और हमने 1 तारीख को 3 सेंटर बना दिए। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और हमें अपना कार्यकर्ताओं का साथ मिला, भगवान का हमें आशीर्वाद रहा। तो 1 तारीख को मैंने 55 बेड बना दिए, उसमें लोग आने शुरू हो गए। उसके बाद में हमने 11 तारीख तक मैंने नो कोविड केयर सेंटर बना दिए, जिसमें बेड था, ऑक्सीजन की मशीन थी, डॉक्टर थे, दवाई थी और सारी सुविधाएं थी। तो सैकड़ों लोगों को उसमें फ़ायदा मिला। मुझे खुशी है कि उनको मैं ऑक्सीजन दे पाया समय पर। हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था। तो मेरा ये प्रयास रहा। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें काफ़ी एक बड़ा जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र का आता है, क्योंकि इस बार कोरोना ग्रामीण क्षेत्र में भी फैला। तो वहाँ के लिए क्या अलग से व्यवस्थाएं हो पाई? देखिए, जब मैंने कोविड केयर सेंटर बनाया उसके बाद में मैं ये जो मशीन थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसको मंगवाता रहा। और इसमें ये अभी अच्छी बात थी कि ये जो मैंने मशीन मंगवाई सारी ये 10 लीटर की मशीन थी, क्योंकि मैंने सारी स्टडी करी तो डॉक्टर्स ने बताया कि 5 लीटर की मशीन इस वाले वेव में वो अपना कामयाब नहीं है, तो आप इसको बड़ी मशीन मंगवाइए। तो वो जाहिर की बात है कि डबल महंगी भी थी, तो वो लगभग 80-90 हज़ार रुपये की एक मशीन हमें पड़ी। तो ऐसी फिर मैंने और मशीन मंगवाई, टोटल 450 मशीन मैंने मंगवाई। और जब मैंने कोविड केयर सेंटर बनाए तो फिर मेरे को लोगों ने कहा कि हमें घर पर चाहिए मशीन। फिर मैंने 50 अपनी टीम बनाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। उस टीम को हमने एक कार्यकर्ता को 2-2 मशीन दे दी। हमने कहा आप अपना जो आपका मोबाइल नंबर है, मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला सारे 50 लोगों का। तो उन्होंने भी अपने एरिया में प्रचार किया, लोग उनके घर से लेके जाने लग गए, वो लोगों के घर में देने आने लग गए। तो वो हमने किया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर 45 ग्रामीण गांव हैं जो आज भी पूरी तरीके से ग्रामीण हैं। और ग्रामीण गाँवों में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर कोई हॉस्पिटल और ऐसा डॉक्टर की ज़्यादा वहाँ पर सुविधा नहीं है, क्योंकि ना तो शीला दीक्षित जी ने वहाँ पे ध्यान दिया ग्रामीण गाँव में, क्योंकि वोट कम होती हैं, एक गांव में 1000-2000 वोट होती हैं। तो जो शीला दीक्षित जी भी थी वो भी दिल्ली की नहीं थी और केजरीवाल जी भी दिल्ली के नहीं हैं, वो भी बाहर से आए। तो दोनों ही ये देखते थे कि गांव में तो हज़ार वोट हैं, कॉलोनी में 50,000 वोट होती हैं। तो ये सारे लोग ही कॉलोनियों की राजनीति करते हैं, इसलिए गांव हमेशा विकास से अछूते रहते हैं।
तो मैंने हर गांव में भी मशीन दे दी, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को मशीन दे दी। वहाँ पर भी गांव में जो गरीब लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए की मशीन नहीं खरीद सकते, तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर में, तो हमने कोविड केयर सेंटर भी बनाए। 355 बेड हमने बना दिए थे जो आज भी चल रहे हैं, और उसके साथ में हमने ऐसी 150 मशीन वो लोगों के घर घर में भी भेज दी। तो लोग रोज़ अपना 3-4 दिन मशीन को यूज़ करते हैं, उसके बाद में वापस कर देते हैं। हम वो मशीन को सैनिटाइज़ करते हैं, दोबारा से किसी और कोई हमें कॉल आता है तो वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये क्रम चल रहा है जी। लेकिन जिस तरह के ये हालात थे, पूरे दिन से रात तक फ़ोन बजते थे, लोग ढूंढ रहे थे मदद के लिए, और अगर ये पता लग जाए कि किसी आदमी से मदद मिल रही है, उसका नंबर वायरल हो जाए, तो फिर पूरे दिन कॉल आते थे। लोग इतने परेशान हो रहे थे कि अपना फ़ोन भी बंद कर रहे थे। आपने कैसे पूरी परिस्थिति का सामना किया? देखिए, मैंने तो सभी का फ़ोन उठाया, और मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, हमारा एक यहाँ पे प्लांट बंद हो गया था उसको चालू करवाया। एक हमारा हॉस्पिटल जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, तो दिल्ली सरकार शुरू नहीं कर रही थी, हाई कोर्ट में भी अपील डाली। उसके बाद में 250 बेड दिल्ली सरकार ने शुरू किए, 1 हफ्ता लेट किए, मगर शुरू करने पड़े क्योंकि हाई कोर्ट की उनको डांट पड़ी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कोई दवाई मांगता था, कोई राशन मांगता था, कोई बेड मांगता था, कोई कंसंट्रेटर मशीन मांगता था। तो अलग अलग सबकी जो ज़रूरत थी, मुझे खुशी है कि हमने सारी ज़रूरत को पूरा किया। लोग मेरे को ये भी कहते थे कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, आप हमारा फ़ोन उठा लेते हैं। तो मैं सभी का, क्योंकि मुझे मालूम है एक फ़ोन कॉल का मतलब है कोई किसी का एक जीवन, तो मैं कोई भी कॉल को कोशिश करता था। अगर कोई मिस कॉल हो जाती थी तो उसको दोबारा से कॉल बैक करता था। तो मैं कोशिश किया कि हर व्यक्ति को जो मैं कर सकूं वो मैंने मदद पहुंचाने की कोशिश करी। आपातकाल जैसी स्थिति थी, लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, जिस तरह से एक दूसरे पर ये सवाल उठते रहे, लोग और ज़्यादा, मतलब ऐसा लगा जैसे परेशानी में उनकी खींच और बढ़ गई है। ये हुआ क्यों? देखिए, जो हेल्थ है वो टोटली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो केजरीवाल जी की आदत है, और वो अपने इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, कि वो अपने ऊपर के सारे जो भी काम होते हैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से उससे बच जाते हैं। उनको एक कला आती है, यानी कि लोगों को गुमराह करना उनको आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना उनको आता है। बात आई कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाने, तो भारत सरकार ने थोड़ी ना लगाने थे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाने थे। जब कोई टैंकर खरीदने की बात आई तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने लगानी थी। हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर बढ़ाना, दवाइयों का इंतजाम करना, वैक्सीन का इंतजाम करना, ये पूरे देश में हर राज्य सरकार कर रही है, सारी गवर्नमेंट कर रही है, सारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एक अकेला मुख्यमंत्री जो पूरे दौरान ये 2 महीने चिल्लाता रहा, रोता रहा और सारे आरोप लगाता रहा, वो केवल केजरीवाल है। वरना कोई हमारी जहाँ पर सरकार नहीं है, वो मुख्यमंत्री ने भी कोई ऐसा कोई बात नहीं करी, क्योंकि वो सारे राजनीतिक एक पार्टी से वो जो है ताल्लुक़ रखते हैं। केजरीवाल कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये तो अभी 4-5 साल पहले इन्होंने एक पार्टी बनाई, और ठीक है, एक अपना दिल्ली की जनता ने एक्सपेरिमेंट किया। अन्ना हजारे जी आए, धरने पर बैठे, वहाँ पे भूख हड़ताल करी, मीडिया ने कवर किया, वो हीरो बन गया, ये भी साथ में बैठा रहा। तो ये एक तो अन्ना हजारे की देन है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग अपनी अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आ गए। इन्होंने यहाँ पे फ्री में इनकी पार्टी में, इनके चुनाव में काम किया। बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से लाखों करोड़ों रुपया इनके पास आया। तो एक वो अपना मुहिम सी, आंदोलन सी बन गया था, उसका ये नेता बन गया था, और वहाँ से इस केजरीवाल का जन्म हुआ। मगर अन्ना हजारे का भूख हड़ताल, लाखों जो मल्टीनेशनल लोगों का अपना नौकरी छोड़कर आना, तो आज लोगों को क्या मिला? शराब की होम डिलीवरी। ना तो उन्हें ऑक्सीजन मिला, ना उन्हें बेड मिला, ना स्कूल मिला, ना कॉलेज मिला, ना फ्लाईओवर मिला। उन्हें मिला क्या? आज उनको घर घर शराब की होम डिलीवरी मिल रही है। ये एक केजरीवाल की अचीवमेंट है। तो 6 साल में, 7 साल में अगर देखें कि केजरीवाल ने एक काम क्या किया, तो वो काम ये किया कि आज उन्होंने सारी शराब को दिल्ली में प्राइवेटाइज़ कर दिया। जो पहले शराब पीने की उम्र थी 25 साल, उसको 21 साल कर दिया, और लोगों के घर घर में जाकर शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। अब आप देखिए कि
केजरीवाल की कोरोना के टाइम में प्राथमिकता क्या थी? ना उसकी हॉस्पिटल बनाने की प्राथमिकता थी, ना ऑक्सीजन देने की प्राथमिकता थी, उसकी अल्कोहल बांटने की प्राथमिकता थी। क्योंकि कोई भी स्कीम आना, हर सरकार को 2-3 महीना तो लगता ही है। मेरे को भी लगता है कि ये शराब की होम डिलीवरी की स्कीम में 2 महीना तो लगा ही होगा, क्योंकि सब लोग उसकी योजना बनती है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। तो केजरीवाल जब लोग मर रहे थे दिल्ली में, उस समय केजरीवाल शराब की होम डिलीवरी कैसे हो, उसका एक्साइज का रेवेन्यू कैसे बढ़े, वो इसकी चिंता में व्यस्त थे और आखिरकार उन्होंने ये करके दिखाया। तो ये उनकी प्राथमिकता क्या है, ये सोचकर ही एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार इतना वोट दिया और 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, वो आज कोई ऑक्सीजन प्लांट, वो उसने बोला 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाऊंगा, नहीं आए। फिर बोला कि 8 तो दे दिए अपना केंद्र सरकार ने और मैं 36 लगाऊंगा, वो 36 भी नहीं आए। उन्होंने कहा मैं जो है हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाऊंगा, वेंटिलेटर बढ़ाऊंगा। किया क्या उन्होंने? जीटीबी हॉस्पिटल के सामने और ये रामलीला मैदान चांदनी चौक में 35-35 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पे टेंट लगा दिया। तो वो 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। वो 35 करोड़ रुपया जो उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर में खर्च किया, वो 35 करोड़ रुपया दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें वो 70 करोड़ रुपए लगा देते तो वो कम से कम 20-30 साल की प्रॉपर्टी बनता और लोगों के काम आता। ये तो 2 महीने में यहाँ से टेंट हट जाएगा और वो सारे 70 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, ये जो सेकंड वेव थी, ये जो हाहाकार मचा था, प्रबंधन के तौर पे ये क्या लेसन देखे गया हमें? ये लेसन देखे गया कि आप किसी भी हालत को उसको बहुत हल्के में नहीं आंक सकते हो। केजरीवाल जी कहते थे कि भाई कोई सेकंड वेव नहीं आएगी, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसका मतलब उनको ये आकलन ही नहीं था कि क्या हो सकता है, उनकी तैयारी नहीं थी। वो तो एक अपना सुबह से शाम तक ये सोच रहे थे बस वेव ना आए, क्योंकि वेव आएगी तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। वेव आ गई, अब उसमें हुआ क्या? फ्री बिजली पानी के चक्कर में लोगों ने जो उसको वोट डाला, तो लोगों ने अपनी जान ही देनी पड़ी। हज़ारों लोगों ने जान दे दी। फिर केजरीवाल ने क्या कहा कि जो लोग मरे मैं उनको 50,000 रुपये दे दूंगा। अरे भाई, जो तूने हॉस्पिटल बनाने थे, जो लोगों ने आपको टैक्स देते हैं 65,000 करोड़ रुपए का, आपको हॉस्पिटल बनाने थे। अगर लोगों को हॉस्पिटल मिल जाता तो उनकी जान भी बच जाती और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लाखों रुपए का बिल भी नहीं देना पड़ता। आज आप जो आदमी जिसने प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख का बिल दिया और अपनी जान भी गंवा दी, आज आप उसको बोल रहे हो कि 50,000 रुपये दे दूंगा, तो क्या एहसान कर रहे हो? आपको जो लोग मरे हैं उनका पूरा बिल, अगर आप में कोई अपना दया है, कोई आप में कोई इंसानियत है, तो आप जितने लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जिन्होंने इलाज कराया और जिनकी मृत्यु हुई है, उनका चाहे 10 लाख का बिल हो, 5 लाख का बिल हो, वो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये वायदा था। आपकी सरकार को 7 साल पूरे हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी रोज़ हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पूरी जो सेकंड वेव आई, ये जो हालात हुए, इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। अंदाज़ा ही नहीं था उन्हें कि क्या होने वाला है। चलो, राहुल गांधी तो एक वो जो ना ऐसा बच्चा है जो अभी तक सीख ही रहा है सब कुछ, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कैसे कूदना है, कैसे चलना है। तो अभी उसके जो एडवाइज़र है, एक तो उनको अपनी पूरी टीम को चेंज करना चाहिए। वो उनका एडवाइज़र ठीक नहीं है। मुझे लगता है उनके दुश्मनों ने उनको सारे एडवाइज़र दे रखे हैं, क्योंकि वो एडवाइज़र उनको मरवा देंगे। तो राहुल गांधी जी को क्या बोलना है, क्या करना है? आपके जो कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ जिन राज्यों में चल रही है, अरे भाई वहाँ जाके काम करो। तो वो कह रहे मैं बार बार वार्न करता रहा और मेरा मजाक उड़ाते रहे। वार्न ऐसे तो कोई मतलब वार्न कर देना, अभी भी वो वार्न कर रहे हैं कि अभी 3rd वेव आएगी, 4th आएगी, 5th आएगी, 6th आएगी। तो ये तो कोई आपको बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना है। ये तो पूरा देश की सरकार है, सारे साइंटिस्ट हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, सारे एक्सपर्ट लोग हैं, वो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो आप कोई सरकार कर रही है, अभी जैसे केजरीवाल क्या करता है कि होम मिनिस्ट्री की और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की रोज़ ही मीटिंग हो रही थी पिछले 2 महीने से, मुझे मालूम है। तो शाम को कोई मीटिंग होती थी कि हम ऐसे टैंकर खरीद रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल में बेड बढ़ा रहे हैं। तो इसको पता लग जाता था रात को केजरीवाल को कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। तो सुबह सुबह 11 बजे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था या अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे बोलता था कि मैं दिल्ली में ये करने वाला हूँ।
उसे पता था केंद्र सरकार अब ये काम करने वाली है, तो वो पहले से अनाउंसमेंट कर देता था। अब देखिए, भारत सरकार जो पूरे देश में काम कर रही है ऐसे समय में, वो इन सारी चीज़ों में तो नहीं पड़ेगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी उनको कोई अपना क्रॉस स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर में कुछ बोलें, ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। तो केजरीवाल जी बोले जा रहे थे जो उनको बोला, तो भारत सरकार काम कर रही थी। ऐसे ही भारत सरकार देश में काम कर रही है। राहुल गांधी जी को जो अच्छा मिल रहा है, जो बोल रहा है, अभी ठीक है, राहुल गांधी जी बोलेंगे लाखों लोग मर जाएंगे, अब वो मर जाएंगे तो राहुल गांधी जी बोलेंगे देखो मैंने तो बोला था। अगर लोग नहीं मरेंगे तो बोलेंगे देखो मैंने तो पहले ही चेता दिया था, तो सरकार जाग गई, इसलिए मेरे कहने से वो नहीं मरे। तो वो सब ये सारी बेकार की बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रवेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद, जो कोरोना काल के तमाम विषयों पर हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएचएन प्राइम, दिल्ली।